ओके भाई की शुरू कर दो। तो बच्चों हम लोग पिछले पीरियड में जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे वो काइनेमेटिक्स का ही था, जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन करा था उसकी एप्लीकेशन थी। और वो प्रॉब्लम था आपका प्रॉब्लम नंबर 4 था, ए क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल। तो इसकी के ऊपर हमने बात करी थी। तो अभी भी मैं उस चीज़ को लिखा हुआ हूँ, मैंने हटाया नहीं है। उसमें फिर से मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम में कहा गया है कि कोई भी क्रिकेटर को कहा गया कि भाई कि आप पहले हॉरिजॉन्टली कितना फेंक सकते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ वो फेंक के दिखाइए उस बॉल को। फिर उसी बॉल को उस क्रिकेटर को कहा गया कि वर्टिकली कितना ऊपर तक फेंक सकते हैं वो करके दिखाइए, और यही पूछा गया है। समझ में आ गया होगा। तो रेंज को हमने मैक्सिमाइज किया था, क्योंकि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कब होगी, जब साइन 2 थीटा 1 होगा और थीटा 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री 2 थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा 45 डिग्री होगा। तो अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे आप लोग कि व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल्स टू 45 डिग्री, ध्यान देना, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, when the angle of projection will be equal to 45 degree with the horizontal, then the range achieved by the particle will be maximum, then the range achieved by the particle will be maximum, then the range achieved by the particle will be maximum। तो maximum range कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 हो जाए, क्योंकि sin 2 थीटा वेरिएबल है। समझे बात को। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि 45 डिग्री रखेंगे तभी जाकर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम अचीव होगी। तो इससे हमारे को इस प्रॉब्लम में क्या मिले, ये तो एक कंसेप्ट बन गया अब आपका। अब मैक्सिमम रेंज 100 मीटर दे रखा है, जिससे कि हमने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बाय द क्रिकेटर निकाल लिया, और ये उस क्रिकेटर की जो है फेंकने की सबसे ज़्यादा स्पीड है। ये इससे ज़्यादा वो स्पीड से नहीं फेंक पाएगा किसी बॉल को। तो इससे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि √1000 मीटर पर सेकेंड ये उस क्रिकेटर के द्वारा फेंके हुए मैक्सिमम स्पीड है, और इसी स्पीड से अब वर्टिकली वो फेंकेगा ताकि वो बॉल ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाए, मैक्सिमम हाइट तक जाए। और फिर इसके बाद हमने इसके लिए u²/2g लगाया, वहाँ से हमने 50 मीटर आइडेंटिफाई किया है। तो ध्यान देना बच्चों, आपको इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी गई है, इस केस की मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी गई है, पूछा गया है वही सेम क्रिकेटर उस बॉल को एट द मोस्ट कितना फेंक सकता है। तो देख लीजिए आप लोग, और साथ में टिप्स भी लिख लीजिए आप लोग कि रेंज मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो। तो मैं हटा देता हूँ, लिख लिया होगा सब लोगों ने। तो इस तरह से हमने उस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के काफ़ी डिफरेंट एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया है, काफ़ी डिफरेंट एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे जा रहे हैं बच्चों। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन वाले प्रॉब्लम पे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन पे जा रहे हैं। और ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन कैसा है कि भाई कि ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पे आप पार्टिकल को ऐसे ही फेंकते हो, कई दफ़े आप ऐसे फेंकते हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। जब आप ऐसे फेंकते हैं तो आप देख सकते हैं पार्टिकल ऐसा जाता है। इसको भी हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं। जो कि आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि ये पाथ पैराबोलिक ही होगी। तो आपने स्पीड u से फेंका है, और हाइट जो बॉल की है फेंकने की पार्टिकल की ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, सपोज हाइट जो है h से आपने फेंका है। और हमें इस प्रॉब्लम में क्या क्या निकालना है, ध्यान दीजिए आप लोग। हमें निकालना है, पहला हमें ये कहना है भाई कि प्रूव दैट द पाथ इज पैराबोलिक। मैंने तो आपको बोल दिया कि पैराबोलिक पाथ है, मैं पहले इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। पाथ इज पैराबोलिक। दूसरा इसी प्रॉब्लम में कहा जा सकता है आप लोगों को कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए बॉल की, टाइम ऑफ फ्लाइट। और भी कुछ हो सकते हैं प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं अभी दो ही बात पे कंसर्न हूँ, वैसे और भी हो सकता है प्रॉब्लम, लाइक जैसे थर्ड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि स्पीड विथ विच इट विल
स्ट्राइक द ग्राउंड। ये भी आ सकता है। तो ये 3 प्रॉब्लम आपके इसमें हो सकते हैं। अब हम लोग इन 3 प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम करने का वही अप्रोच है। आप देख सकते हैं मोशन इन द प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम है। और हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम को ब्रेक कर देंगे इनटू 2 1 डायमेंशन। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप क्या देख रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है, मोशन इन द प्लेन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व कर देंगे इनटू 2 1 डायमेंशन। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक डिसाइड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां से फेंका है पार्टिकल को उसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इधर को हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस ले लेता हूं और वर्टिकल डाउनवर्ड को पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लेता हूं। कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप यदि नेगेटिव वाई एक्सिस में लेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, वाली मैं बता चुका हूं आप लोगों को। प्लस वाई एक्सिस में डाउनवर्ड ले लिया हूं और प्लस एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल ले लिया हूं, कोई परेशानी नहीं है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं एक्स और वाई। लिखेंगे कैसे, इनिशियल पोजीशन एक्स नोट 0 और वाई नोट 0, देख रहा हूं आप लोगों को। अब आप लोग खुद सोचिए कि इनिशियल वेलोसिटी किस एक्सिस में दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी केवल किस एक्सिस में दी गई है, देखिए आप लोग, एक्स एक्सिस में। इनिशियल वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस में है, तो यू एक्स की वैल्यू u है और यू वाई जबकि 0। y में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, सारी की सारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इनिशियली। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है वर्टिकल डाउनवर्ड है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स 0 क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, और ए वाई प्लस जी। ध्यान दीजिए, प्लस जी मैं क्यों लिखा हूं। अब आप ना सोच लेना कि सर कहीं प्लस जी लिख देते हैं, कहीं माइनस जी लिख लेते हैं। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लिखना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है, तो इसलिए हमने इसको प्लस जी लिख लिया इस प्रॉब्लम में। आपकी अपनी मर्जी है, यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने निगेटिव लिया होता तो यहाँ पे माइनस जी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट बच्चों, फाइनली पार्टिकल यहाँ पे लैंड कर रहा है। और जब फाइनली पार्टिकल यहाँ पे लैंड करेगा तो इसकी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगी और डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही, यहाँ से एच पे है, तो x तो नहीं पता है लेकिन y पता है हमें, h है। फाइनली y h के इक्वल है। प्लस h क्यों लिखा हूं, क्योंकि ओरिजिन से जो ये देख रहे हैं प्लस y एक्सिस है, तो y फाइनली h। इसमें एक और क्वेश्चन एडअप हो सकती है टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। इसको मैं करता हूं, चौथे प्रॉब्लम को ले लेता हूं और इसको तीसरा एक और प्रॉब्लम कर देता हूं कि x की वैल्यू रेंज बताइए, हॉरिजॉन्टल रेंज जो एक्चुअली x है, इसको हम लोग कहते हैं रेंज भी, रेंज भी कह सकते हैं हम लोग। तो मुझे ये भी निकालना है, तो मैं एक एक करके अब बात करूंगा। पहला पाथ, पाथ का मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y, पाथ का मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y, पाथ का मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच रिलेशन निकालना, वहीं से पाथ निकलेगा। तो हमारा पर्पस है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना। अब कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब x नोट 0, यू एक्स यू है, ए एक्स 0 है, प्लेस करें x इक्वल टू एक्स नोट 0 प्लस यू टी प्लस 0, इसका तो आ गया ये यू टी का इक्वल। y की वैल्यू y नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। y नोट 0, यू वाई 0, ए वाई जी के इक्वल है, तो y की वैल्यू होगी हाफ जी टी स्क्वायर और x की वैल्यू आई है यहां से यू टी। तो x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब आपके माइंड में आएगा
कि x और y को रिलेशन निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। t की जगह x बाई यू डाल देता हूं मैं, यहां से t निकालूंगा क्योंकि यहां t कॉमन है, यहां पे भी t कॉमन है, और इससे मैं t निकालता हूं x बाई यू, और इस t को प्लेस करता हूं यहां पे, तो मुझे y आ जाएगा हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो इससे y आ गया जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर। ये देखिए पाथ ऑफ द पार्टिकल, जहां मेरे फिंगर घूम रहे हैं वहां देखिए पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये 2 है। क्या आ रहा है पाथ ऑफ द पार्टिकल? y और x के बीच में x का क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर है। और जब भी हमने बात करी कि जब भी क्वाड्रेटिक हो तो पैराबोला, जब भी क्वाड्रेटिक हो तो पैराबोला, तो ये पाथ पैराबोलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं आप लोग। तो डेट वे हमने पहला पार्ट कर डाला। लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इस प्रॉब्लम का, जिसके रिजल्ट को याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सोचिए कैसे आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा क्या एक्स कोऑर्डिनेट से या वाई कोऑर्डिनेट से? सोचिए आप लोग, एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं आ सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट बता चुका हूं, जितने देर के बाद ये ग्राउंड पे जस्ट रीच करे। एक्स से तभी आएगा जब मुझे एक्स की वैल्यू पता हो। तो एक्स तो पता ही नहीं है आपको, पता मुझे क्या है वाई, और वाई की वैल्यू एच के इक्वल है, तो मैं वाई की जगह एच डाल दूंगा, उससे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। देखिए अब इसको मैं हटा देता हूं, मैं एक्स कोऑर्डिनेट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे एक्चुअली एक्स की वैल्यू पता नहीं है। मुझे y फाइनली पता है, तो y इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y की जगह मैं h डाल दिया, y नोट 0 डाला, यू वाई 0 डाला, हाफ जी टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ गई √2h बाई जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। देख सकते हैं आप लोग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई √2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई √2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई √2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई √2h बाई जी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में गूंजे ये बात। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में टाइम ऑफ फ्लाइट √2h बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई √2h बाई जी। राइट बच्चों, इससे हमने सेकेंड पार्ट भी कर डाला। तो पहला पार्ट भी हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड निकालना है, रेंज, रेंज निकालना है। ये था सेकेंड। थर्ड रेंज, रेंज का मतलब हो गया x, और x इक्वल टू यू टी, और t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज इस केस में आ जाएगा u √2h बाई जी। ये भी याद रखना है आपको। ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसके रिजल्ट याद रहे तो बहुत अच्छा है, जैसे कि आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो रेंज इस प्रॉब्लम में u इंटू √2h बाई जी, रेंज इस प्रॉब्लम में u इंटू √2h बाई जी, रेंज इस प्रॉब्लम में u इंटू √2h बाई जी, रेंज इस प्रॉब्लम में u इंटू √2h बाई जी, रेंज u इंटू √2h बाई जी इस प्रॉब्लम की आई है। अब मैं फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूं, स्पीड विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। लिख लिया आप लोगों ने स्पीड फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। अब हम लोग स्पीड निकालने जा रहे हैं बच्चों, हटा देता हूं इसे मैं। स्पीड आखिर होती क्या है, देखिए ध्यान से। स्पीड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे पहले वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी होगी vxi कैप प्लस vyj कैप, और स्पीड हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब मैं vx निकालता हूं, तो vx निकालने का तरीका क्या है, ux प्लस axt। कई बार हो गया तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। तो ux की वैल्यू u है, ax की वैल्यू 0 है, तो vx विल कम आउट u। vy क्या हो जाएगा, uy प्लस ayt, uy 0 है, ay g के इक्वल है। देखिए t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कुछ देर पहले आपने निकाले √2h बाई जी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अब आगे √2gh। कैसे,
ये g बाहर में रूट के तो अंदर जाएगा तो जी स्क्वायर बन जाएगा, ये g अंदर गया तो जी स्क्वायर बन गया, और वो जी स्क्वायर नीचे वाला जी एक एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो √2gh। अब इन दो चीज़ को आप यहाँ प्लेस कर दें तो स्पीड आ जाएगी इससे आपके पास √u² प्लस 2gh। इसको निकालने का हालांकि एक और तरीका है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हम लोग वर्क एनर्जी के चैप्टर में समझ सकेंगे। मैं यहाँ पे स्पीड इक्वल √u² प्लस 2gh। हालांकि vy आप और तरीके से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं vy से, vy का यदि v² इक्वल टू u² प्लस 2ay इंटू y माइनस वाई नोट का यूज करके, इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए अब आप लोग ये हटा दिया जाए, vy निकालने का एक और तरीका, उससे मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा, मैं इसका यूज करके निकालना चाहूँगा, जिससे मैं एक पॉइंट भी बताना चाहूँगा आपको। vy यहाँ पे क्या है, vy यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। अब vx क्या है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो स्पीड क्या होती है, √vx² प्लस by²। अब वेलोसिटी vxi कैप प्लस byj कैप। अब देखिए यहाँ पे लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक बहुत ही बेसिक मैथ से आई है। g² अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर g² हो जाएगी ये वाली g, ऊपर नीचे एक एक g कैंसल आउट हो जाएगी और √2gh हो जाएगा। हटा दूं, अब मैं यहाँ पे vy एक और तरीके से निकाल के दिखाता हूँ आपको। v² इक्वल टू u² प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नोट। वाई नोट की वैल्यू बताइए 0, फाइनल y h, ay की वैल्यू प्लस g है और ui की वैल्यू 0 है, तो क्या आ गया v² इक्वल टू 2gh। रखिए ui की वैल्यू 0, ay की वैल्यू g प्लस g, y नोट की वैल्यू 0, y की वैल्यू h, तो इससे आएगा vy इक्वल टू प्लस माइनस √2gh। आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन x² इक्वल टू 64 होती है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 8। मैथमेटिकली लिखा जाएगा vy इक्वल टू प्लस माइनस √2gh। अब vy की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस √2gh, दूसरा माइनस √2gh। अब खुद सोचिए कि क्या होगा, क्या मैं प्लस साइन लूंगा या माइनस साइन लूंगा, क्या मैं प्लस साइन लूंगा vy में या माइनस साइन लूंगा। अब ये चीज बताएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके लिए क्या है, प्लस, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है आपके लिए, प्लस, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है आपके लिए, प्लस। यदि वर्टिकल डाउन आप पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस, तो प्लस लेके काम करेंगे यहाँ पे √2gh अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब vy इक्वल टू कोई लिख देता माइनस √2gh, इस पर्टिकुलर फ्रेम में गलत है। दिमाग में ये ना लाना कि यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से मैंने यहाँ मीनिंग क्या है इसको डिसरिगार्ड करने का, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए हमने ऐसा किया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन यदि निगेटिव होता तो ये मैं डिसरिगार्ड करता, ये कंसीडर करता। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए मैं यहां पे प्लस √2gh कंसीडर करूंगा, प्लस √2gh। यदि ऐसा होता बच्चों कि डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव ले आ जाता तो मैं यहां पे माइनस √2gh कंसीडर करता। समझने वाली बात है, इसलिए दिमाग में लाइए इस चीज को और उसके अकॉर्डिंग करिए काम है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक दफा आईआईटी में इसी के ऊपर बात हो गई थी प्रॉब्लम को लेकर के, तो आपको वेलोसिटी प्लस में लेना या माइनस में लेना किसी पर्टिकुलर जगह पे, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है और उस डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा ले रखा है। तो मैं ये अब हटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने अब तक। इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये भी काफ़ी रिजल्ट्स यूज होते हैं इसके भी, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। मैं ये हटा देता हूँ।
तो इस तरह से हमने बच्चों अब तक ये काम किया है। बच्चों ये अब तक हमने काम किया है यहाँ पे। तो ये सेकंड पार्ट भी, ये प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, इसके ऊपर आप लोग घर पे होमवर्क प्रॉब्लम में ये आप लोग कर सकते हैं। होमवर्क प्रॉब्लम में पेज नंबर 9 का ऊपर वाला जो प्रॉब्लम है, पेज नंबर 9 का ऊपर वाला प्रॉब्लम है जिसको कर सकते हैं होमवर्क प्रॉब्लम में ही। इसी कंसेप्ट के साथ 6th प्रॉब्लम और 7th प्रॉब्लम दोनों अटेम्प्ट लीजिए। 6th प्रॉब्लम और 7th प्रॉब्लम दोनों को अटेम्प्ट लीजिए। 6th प्रॉब्लम और 7th प्रॉब्लम घर पे अटेम्प्ट लेना है आप लोगों को, इसका करेक्ट आंसर अचीव करना है आप लोगों को। बिल्कुल 7th प्रॉब्लम वैसा ही है, करना है घर पे, और 6th प्रॉब्लम को भी करें। दोनों ही प्रॉब्लम बेसिक रिजल्ट से रिलेटेड है, दोनों प्रॉब्लम को करें आप लोग, जिसको मैं ट्यूटोरियल क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अचीव करें इसको, राइट बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम के ऊपर, 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर दिया है। अब तक हमने 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के ऊपर हमने डिस्कस किया है कि प्रोजेक्टाइल के 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के ऊपर हमने डिस्कस किया है। अब इसी तरह से और भी कई तरह के प्रोजेक्शन वाले प्रॉब्लम हैं, लाइक जैसे आप देखिए 3rd टाइप में पार्टिकल को हो सकता है किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंका तो जाए, लेकिन ये ऐसे फेंका जाए किसी एंगल थीटा से, तो प्रोजेक्टाइल ऐसा बनेगा। बिल्कुल आप उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसे अभी आप करते आ रहे हैं। इसमें भी हम लोग एक्स और वाई लेके काम करेंगे। हो सकता है ऐसा हो जिसमें कि आप, यदि प्रॉब्लम में कुछ भी साइड ना हो तो मैं सपोज इसको 0 0 ले लेता हूँ और इधर के डायरेक्शन को प्लस एक्स एक्सिस और वर्टिकल अपवर्ड को प्लस वाई एक्सिस। तो इसमें हम लोग केवल ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक्स और वाई लिखी जा सकती है। प्रॉब्लम जैसा भी हो वो देख लेना आप लोग। इनिशियल पोजीशन क्या लिखा जाएगा बताइए। यदि मैं ये इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन लेता हूं तो ये मैं ले रहा हूं, इसलिए प्रॉब्लम में यदि ना दे रखा हो तो कोई भी पोजीशन इनिशियल ली जा सकती है। बट मैं इनिशियल पोजीशन को जनरली मैं कहा हुआ हूं कि जिस समय आप प्रोजेक्ट करते हैं वो आप इनिशियल पोजीशन लेके काम कर सकते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए। अब प्रॉब्लम में जैसा भी दे रखा हो उसके हिसाब से करेंगे आप। तो x नोट की वैल्यू 0, y नोट की वैल्यू 0। इनिशियल पोजीशन हमने यहाँ पे ओरिजिन ले रखा है, इसलिए इनिशियल पोजीशन को हमने 0 कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस देखिए u है एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, तो कहेंगे u cos थीटा, इसका कंपोनेंट u cos थीटा देख सकते हैं, और वर्टिकल में पॉजिटिव y में u sin थीटा के इक्वल है। और पार्टिकल यहाँ पे फाइनली लैंड कर रही है, तो बताइए फाइनल पोजीशन क्या y में कुछ होगा? तो y में होगा डेफिनेटली, y में फाइनल पोजीशन -h होगा। बट x के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, x हमें पता नहीं है, हो सकता है x पता करना पड़े। अब बात आती है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो थ्रू आउट एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड है जो g के इक्वल है, तो ax तो 0 लिखा जाएगा। अब बताइए ay क्या लिखेंगे, प्लस जी या माइनस जी? तो हमारे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है थ्रू आउट, तो ay लिखेंगे -g। और इस तरह से हम लोग लिखने का मैं तरीका बता दिया हूं, लिखने का तरीका बता दिया हूं, लिखने का तरीका बता दिया। यदि जैसा प्रॉब्लम रहेगा, मुझे सपोज x निकालना है, यहाँ पे सपोज मुझे x निकालना है कि x कहाँ से आएगा, तो x इक्वल टू मैं लिखूंगा x नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x नोट की वैल्यू 0 है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, t नहीं पता है, तो x यहां से आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, और ax की वैल्यू 0 है। अब ये t कहां से आएगा, तो मुझे y वाले से पता चल जाएगा, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y नोट की वैल्यू 0 है, यू साइन थीटा है, y की वैल्यू -h है, तो -h इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो इससे t की वैल्यू आ जाएगी, और इस t की वैल्यू को यहां प्लेस करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकते हैं आपके। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, 3rd टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल।
दिस वन इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, नोट डाउन कर लें आप लोग, थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस वन इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो आप नोट डाउन करें। दिस वन इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पे जा रहा हूं, फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैं हर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक आपको फोकस करा रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पे देखें। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में हो सकता है कि पार्टिकल को आपने ऐसे फेंक दिया, किसी पर्टिकुलर हाइट से ही फेंका, लेकिन हॉरिजॉन्टल न फेंक के आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा करके दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या सोच सकते हैं कि पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा? नहीं, पार्टिकल तो ऐसा मोशन करते हुए जाएगा। आइए फिर से पैराबोलिक बात, बच्चा सोच सकता है कि ऐसा जाएगा, स्ट्रेट पाथ तो जा ही नहीं सकता। अब तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा, स्ट्रेट पाथ तब जाता जब कोई एक्सलरेशन नहीं होती, बट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है। इधर ऐसा पाथ, ये पाथ नहीं होगा जो डॉटेड लाइन से दिखाया हूं मैं, पाथ ये होगा जो पैराबोलिक पाथ। ठीक है बच्चों, मैं इसको फिर से सॉल्व कर सकता हूं बाय टेकिंग दिस वन इज ओरिजिन, this one is plus x axis, this one is plus y axis। अब फिर से वैसे ही कर लें आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। x और y लिखेंगे, x नॉट की वैल्यू 0, y नॉट की वैल्यू 0, u x अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो u cos थीटा, u y यहाँ पे लिखा जाएगा u sin थीटा, a x लिखा जाएगा 0 और ए वाई लिखा जाएगा प्लस जी, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट फाइनली एच लिखा जाएगा। और फिर उसी तरह से आप निकाल सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कही जाए निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। तो दिस वन इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस वन इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस वन इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसमें जो भी कहा जाए करने के लिए तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं इसलिए ये करवा रहा हूं ताकि आपको वहां पे करने में कंफर्टेबिलिटी हो जाए, कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो। अब मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जिसका मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। फिफ्थ वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये हटा देता हूं मैं, लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। हमें ये पता है कि वेलोसिटी जिसके साथ एंगल बनाते उधर कंपोनेंट u cos थीटा आता है, तो उस हिसाब से हमने लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट टाइप ऑफ फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि सपोज मैं एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन ले लिया और मैं पार्टिकल को, ये इंक्लाइन प्लेन इसके साथ एंगल अल्फा बनाया हुआ है, अल्फा, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। एक पहाड़ी स्लोपी एरिया है और यहां से आपने किसी पार्टिकल को स्पीड u से बीटा से फेंक दिया, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और यहाँ पे लैंड कर गया। तो मुझे ये निकाले रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। देखिए यहाँ पे ये मुझे निकालनी है, रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। मैं फिंगर, आप देखिए सब लोग, रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, फिंगर देखिए आप मेरा, रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ध्यान दीजिए आप लोग, रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये मुझे निकालना है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, अब मैं यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। मैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीके मैं बता रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट भी कर सकते हैं हम लोग,
लाइक जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली अभी तक हम लोग एक्स वाई ऐसे ले रहे थे, कहीं जरूरत पड़े तो एक्स और वाई ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों कि इसके अलोंग को मैं एक्स एक्सिस ले सकता हूं अलोंग द इंक्लाइंड, और इसके अलोंग प्लस वाई एक्सिस ले सकता हूं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड प्लस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, ये मैं ले सकता हूं along the x axis, along the inclined x axis अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड y axis ले सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू सारा चीज लिखेंगे x और y। इनिशियल पोजीशन को मैं ओरिजिन ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग आप लोग। अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, जो ध्यान से ये समझना आप लोग, बहुत ही ध्यान से, कोई बच्चा जो है इधर उधर माइंड ना करे अपना, यहां पे ध्यान दे सब लोग। x नोट की वैल्यू 0, y नोट की वैल्यू 0, क्योंकि हमने इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ले रखा है बच्चों, तो x नोट 0, y नोट 0 दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए ux, अब बताइए खुद से कि ux आखिर क्या होगा। ux का मतलब है वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस ये है, प्रॉब्लम में ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है x एक्सिस, और ये x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी देखिए आप लोग, बीटा एंगल बनाया हुआ है, वेलोसिटी u एंगल बीटा बनी हुई है, तो ux लिखा जाएगा u cos बीटा, और along this u cos beta, along this u sin beta, ध्यान दीजिए u sin beta, this one is u cos beta, u cos beta, u sin beta, तो ui लिखा जाएगा u sin beta। अब हम लोग आते हैं ax और ay पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ax 0 और ay माइनस g होगा? बताइए, यदि कोई ऐसा सोचता है तो ये गलत है। मैं पहले गलत चीज लिख दिया ताकि आपके दिमाग में यही जाए कि ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड होना ही होना है हमेशा, लेकिन क्या वर्टिकल डाउनवर्ड हमारा इस प्रॉब्लम में हमने वाई एक्सिस ले रखा है? नहीं, ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस ऐसा है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऐसा ही रहेगा। हमने अपने एक्सिस को रोटेट कराया हुआ है, इससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेट नहीं हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगी। तो हम लोग करेंगे क्या बच्चों, ये लिखना तो गलत ही है, ये तब होता जब ये फ्रेम होता जिसके अंदर हम लोग कहते हैं जी डाउनवर्ड है और सारा का सारा वाई एक्सिस के लॉन्ग ही है, लेकिन जब मैं ऐसा लिखता हूँ जी तो यही होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा होगा, तो हम लोग कहेंगे जी का कुछ कंपोनेंट x में होगा, कुछ कंपोनेंट y में होगा, g का कुछ कंपोनेंट x एक्सिस में होगा, कुछ कंपोनेंट y एक्सिस में होगा। तो ये लिखना बिल्कुल गलत है इस फ्रेम में, ये चीज लिखना बिल्कुल गलत है इस फ्रेम में, दिमाग में डालिए आप लोग, तो हम लोग क्या करेक्ट लिखेंगे सोच सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। आप ये कहा गया आपको x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये एंगल आपकी दे रखी अल्फा, g ऐसे। अब मैं इसका g का कंपोनेंट ले लूंगा, ध्यान दीजिए आप लोग, मैं बिल्कुल इसके एक पैरेलल लाइन लगा देता हूं, ये y एक्सिस, ये और ये लाइन पैरेलल है, अब ध्यान देना, और ये इसकी ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर है। यदि एंगल अल्फा होगी तो ये भी एंगल अल्फा होगा, यदि एंगल अल्फा होगी तो ये भी एंगल अल्फा होगा, यदि एंगल अल्फा होगी तो ये भी एंगल अल्फा होगा। सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है, बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री है। कैसे? देखिए ये अल्फा है, ये कितना बताइए 90, तो ये कितना एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, और टोटल यहां से यहां तक 90 है, तो इसका मतलब ये अल्फा। ध्यान दीजिए फिर से, ध्यान दीजिए फिर से, ये मैं लाइन बनाया, एक और लाइन ऐसा बनाया,
ध्यान दीजिए, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो बताइए कितना होगा बच्चों, 90 माइनस अल्फा। देख सकते हैं आप लोग। अब आप ये बताइए कि ये यहां से यहां तक टोटल कितना है, 90 डिग्री, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, सोचिए, अल्फा हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान देने वाली बात है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा हो गया। तो बच्चों हम लोग यहां पे अब तक आपने देख लिया होगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये अल्फा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा, पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये अल्फा। और भी तरीके से सोच सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँगा कि इसी तरीके से आप ज्योमेट्री सोच सकते हैं। दिमाग आपका है, दिमाग आपका बिल्कुल उड़ना चाहिए कि किस किस तरह से चीज़ों को सोचा जा सकता है। हटा देता हूँ मैं इसको। अब ध्यान दीजिए, और भी तरीके हो सकते हैं उसको प्रूव करने का कि वो एंगल अल्फा होगा, तो ये जी, अब ध्यान दीजिए, ये एंगल अल्फा, तो इधर बताइए कंपोनेंट कितना हो गया, बताइए आप लोग, जी कॉस अल्फा, और इधर कितना हो जाएगा, यदि एंगल ये अल्फा है तो दिख रहा होगा ये अल्फा है, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए कंपोनेंट जी साइन अल्फा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट लेने के बाद। तो ये जो हमने लिखा हुआ है x0 ay0 बिल्कुल गलत है, बल्कि आप बताइए, खुद से सोचिए, तो कहेंगे सर कि सर x इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है पॉजिटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो ये g कॉस अल्फा ए वाई, तो ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिखना, इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने अब तक कर लिया ये कि ए एक्स माइनस जी साइन अल्फा ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा। अब ये काम हमारा खत्म हो गया, ये हटा देता हूं मैं इस फिगर को मैं हटा देता हूं और इस चीज को भी अब मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत अब नहीं है यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या बच्चों, एक्स निकालना है, रेंज अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे आप लोग। एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस बीटा है, तो एक्स इक्वल टू रेंज अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन यू कॉस बीटा इंटू टी माइनस हाफ ए एक्स की वैल्यू जी साइन अल्फा, तो जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। लेकिन आप बताइए क्या नहीं पता इसमें आपको, टी नहीं पता है आपको, टी नहीं पता है आपको, टी निकालना बहुत जरूरी है। बिना टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो मुझे टी निकालना बहुत ही जरूरी है। तो प्रॉब्लम में यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना जरूरी है। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से निकलेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट से निकलेगा, क्योंकि दोबारा जब पार्टिकल लैंड करता है यहाँ पे तो फाइनल वाई 0 हो जाएगी, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पे यहाँ पे लैंड कर रहा है तो फाइनल y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगी। तो इससे y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y फाइनल 0, y नॉट 0, यू वाई यू साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, u साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके t निकालेंगे, उस t की वैल्यू रेंज में प्लेस करेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, उसे t निकालेंगे,
टी निकाल के हम लोग इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो मुझे रेंज आ जाएगा। तो टी कैसे निकलेगा देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इससे एक क्वाड्रेटिक है, जैसे टी की 2 वैल्यू आएगी, बार बार मैं सॉल्व नहीं करना चाहिए, आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ, फिर भी मैं कर देता हूँ माइनस यू साइन बीटा इंटू टी दैट विल बी इक्वल टू 0। इससे 2 वैल्यू टी की आ रही है, टी इक्वल टू 0 और दूसरा टी आ जाएगा बच्चों 2u साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा। और यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहां डाल दीजिए, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पे प्लेस करना है, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पे प्लेस करना है, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पे प्लेस करना है, जिससे आपको रेंज मिल जाएगा। ये वर्कआउट खुद भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर वर्कआउट करूंगा, नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट क्लास में वर्कआउट करूंगा। इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाउन करने बच्चों।